ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आ गया आपके सामने। लेक्चर नंबर 7 इन्वेंटरी। बेटे बस ये चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है। ये तो मैंने लेक्चर्स बना दिए, यू नो, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट लेक्चर फॉर सेपरेट कंसेप्ट कि आपको लॉजिकली समझ आए। बेटे मैं भूपेश आनंद, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं IFRS ACCA आज आपके सामने अपनी होश में खड़ा हूं और मैं ये आपसे ऐलान करता हूं। आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू दैट टुडे इज लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 6। आई एम डूइंग इन्वेंटरी एंड द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू डिस्कस टुडे, आज जो मैं कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, मानो या ना मानो फिर भी मानना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बेटा वी विल बी डिस्कसिंग विद cost or net realizable value, how to value an inventory, why does it need to value an inventory, how to value that inventory। बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, बड़ा कंसेप्चुअली क्लैरिटी देने वाला है, तो जल्दी से रजिस्टर ओपन कर ले बेटा, प्लीज आप सभी रजिस्टर ओपन करें। और दूसरी बात, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना है, क्योंकि आज आपको लाइफ एनर्जी ज्यादा चाहिए मेरी बातों को समझने के लिए। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने रख रहा हूं लेक्चर 7 इन्वेंटरी। और इन्वेंटरी के मैंने 2 पार्ट्स प्रिपेयर किए। एक पार्ट बनाया बेटे कॉस्ट और दूसरा पार्ट बनाया नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब हमें आज ये समझना है दैट व्हाट आई मीन बाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट। बेटे इन बातों को समझने के लिए ही तो मैंने लेक्चर नंबर 7 प्रिपेयर किया, अदरवाइज मैं किसी भी लेक्चर में ऐड ऑन कर सकता था। बेटे कॉस्ट आई थिंक मैंने आप सबको बता दिया है। तो ये सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये सुनिए कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। बताइए सर, आप इसे पूछता हूं, मैं एक नया कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, उसका नाम है वैल्यूएशन। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं व्हाई देयर इज अ नीड टू वैल्यू व्हेन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द कॉस्ट। पहला क्वेश्चन है बेटे मेरा, व्हाई देयर इज अ नीड, और दूसरा होगा बेटे हाउ वी कैलकुलेटेड। 2 क्वेश्चंस करने हैं बेटा। Why there is a need to value that inventory when we have already calculated cost as per FIFO, as per specific identification, as per weighted average। और मैंने आपको बता भी दिया कॉस्ट में हम परचेज कॉस्ट ऐड करेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करेंगे और एनी अदर कॉस्ट विच इज रिलेटेड फॉर दैट इन्वेंटरी। उन तीनों को ऐड करके ही हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। आई विल से व्हाई देयर इज अ नीड। बेटे कई बार ऐसा होता है कि आपने इन्वेंटरी परचेज तो कर ली, थॉट प्रोसेस था कि जल्दी बिक जाएगी, लेकिन बेटे वो सेल ही नहीं हुई। कोरोना वायरस आ गया, शॉप्स क्लोज हो गई, लॉकडाउन आ गया, ड्यू टू सो मेनी अदर रीजंस। आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट रीजंस। बेटे वो दैट प्रॉपर्टी, दैट इन्वेंटरी इज नॉट एबल टू, यू आर नॉट एबल टू सेल दैट और यू आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर इट। अब बेटे आप ये बताइए, जो चीज ऑलरेडी आपने पहले खरीदी है, अब आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बेच नहीं पा रहे, तो कई बार मार्केट में उसका वैल्यू, उसका प्राइस आपने जितने में खरीदा है उससे कुछ कम हो जाता है। बेटे इट इज जनरली इन केस ऑफ ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स पुराने थे, पुराने जमाने के थे, पहले मोबाइल फोन था, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम हो गई। अब आपने 10,000 का परचेज किया, $10,000 का आईफोन, पुरानी सीरीज, नाउ दैट वैल्यू हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड एंड यू आर नॉट एबल टू सेल इट। Now it means that value in the market is let it be $8,000 और आपने परचेज किया $10,000। क्या लगता है बेटे, बैलेंस शीट में आपको $10,000 शो करना चाहिए, दैट iPod, दैट iPad, दैट मोबाइल फोन, और यू शुड शो एट $8,000। आपके मन में अपने आप आंसर आएगा कि मैंने $10,000 में उस आईफोन को परचेज किया था, but due to so many reasons, due to obsolescence, due to technological development, due to I am not concerned with those reasons, the value in the market has decreased, let it be $8,000। तो बैलेंस शीट में मैं उस मोबाइल फोन को, बिकॉज आई एम अ मोबाइल फोन ओनर, मेरी वो शॉप है, तो मैं उस मोबाइल फोन को वेदर आई शुड शो एट $10,000 और वेदर आई शुड शो एट $8,000, किस में दिखाऊं, $10,000 में या $8,000 में। बेटे ये बात समझनी है।
आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, इसी बात पे है, क्योंकि जनरली लाइफ में वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, प्राइजेस चेंज हो जाते हैं, तो यू शुड नो दैट इट शुड बी वैल्यूड एट 8,000। बेटे उस 8,000 का नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उस 8,000 को हम बोलेंगे फेयर वैल्यू। और वो जो 10,000 में आपने परचेज किया, इन्वेंट्री कॉस्ट जो कैलकुलेट की ईदर बाय फीफो और बाय unit specification or by weighted average, that 10,000 is inventory cost. Now I will compare that inventory cost with my net realizable value, and net realizable value is also named as fair value. बेटा फेयर वैल्यू भी बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बस यही बताना है। आइए थोड़ा सा लिखें बेटा, थोड़ा सा तो लिखेंगे। हेडिंग लिखिए ऊपर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटे। मैंने 3 स्टार्स लगा दिए जिसके ऊपर, और मैंने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइटम्स, वन इज ओल्ड एंड सेकंड इज ऑब्सोलीट। Generally it is applicable, we generally do valuation because of old items and because of obsolete items, क्योंकि उसको बाजार में खरीदने वाले कम लोग होते हैं। आप बताइए, आप फ्रूट लेने जाते हैं, सेब लेने जाते हैं, एप्पल्स परचेज करते हैं, वेदर यू विल परचेज फ्रेश एप्पल्स और यू विल परचेज नॉन फ्रेश एप्पल्स, इट इज बट नेचुरल दैट यू विल गो फॉर फ्रेश एप्पल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। सभी को फ्रेश चाहिए, सभी को यंग चाहिए। तो आप उस वैल्यू, उस एप्पल्स जो ऑलरेडी पुराने हैं, नॉन फ्रेश, उसका वैल्यू कुछ डिक्रीज हो जाएगा, तो आई हैव टू शो दैट वैल्यू एट दैट वैल्यू। तो बेटे आप हेडिंग लिखें, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। मैंने एक मटका बनाया और उस मटके में लिख दिया रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, etc 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 and IAS 2 I will be following international accounting standard 2 and as per IAS 2 बेटे मैंने 2 ब्रांचेस बनाई, एक बनाया कॉस्ट और एक बनाया फेयर वैल्यू। तो मेरे को अब ये देखना है कि फेयर वैल्यू का मीनिंग क्या है। मैं सोचूंगा कि अगर आज मैं इस इन्वेंट्री को मार्केट में फ्यूचर में बेचता हूं, इन द फ्यूचर, भविष्य में, इफ आई सेल दिस, कितने पैसे मुझे मिल सकते हैं, that is named as fair value, but I have to deduct the cost. Supposingly आपके जो गुड्स हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी पूरे कंप्लीट ही नहीं हुए। तो बेटे अगर कंप्लीट नहीं हुए तो उसको कंप्लीट करने में जो कॉस्ट लगेगी, लेट इट बी एक्स रुपीज, एक्स डॉलर्स। तो टोटल फेयर वैल्यू में से मैं वो लेस करके नेट आंसर जो कैलकुलेट करूंगा उसका नाम है नेट रिलायजेबल वैल्यू। अभी मैं आज बड़े सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं फ्रॉम कैप्लॉन, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। पहले आप मटका बनाया ना जी, बाकी तो बातें छोड़े। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी में मटका बनाया, IAS 2 लिखा, IAS 2 की 2 ब्रांचेस लिखी। एज पर IAS 2 कॉस्ट, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड। Now the new concept is, I will tell you that how we can calculate the net realizable value. Now cost or net realizable, whichever is less, बेटे हम उन दोनों में से जो सबसे कम होगा उसको कंसिडर करते हैं। मैंने ऊपर लिखा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नाउ आपको ये पता होना चाहिए ना व्हाट आई मीन बाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू, व्हाट आई मीन बाय NRV। NRV की बात अगर हम करें तो हम कहते हैं फेयर वैल्यू, मतलब हाउ मच अमाउंट आई कैन गेट इट इफ आई सेल दिस इन्वेंटरी। एक बच्चा कहता सर PPT बनाई है आपने? हाँ बेटे बनाई है, अभी देखेंगे PPT। यार पहले जो कह रहा हूं तो कर लो, आप नोट करो इसको। फेयर वैल्यू मीन्स द प्राइस विच आई कैन सेल, आई कैन गेट, I can recover by selling it the same inventory in future. That is named as fair value minus further cost to sell. माइनस फर्दर कॉस्ट टू सेल। बेटे अब ये फर्दर कॉस्ट क्या होती है कि अगर वो यूनिट्स को कुछ अभी और हल्का सा बनाना बाकी है या कुछ और कॉस्ट लग सकती है उनको बेचने में, सेल्समैन को कमीशन देनी कंपलसरी है और कुछ टैक्स देना पड़ेगा, तो बेटे आई विल डिडक्ट दैट एंड देन द बैलेंसिंग फिगर विल बी नेट रिलायजेबल वैल्यू। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए थोड़ा सा देखें। मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले मेरी वाली स्लाइड्स को ओपन करें, फिर हम आज कैप्लॉन भी देखने वाले हैं। कैप्लॉन अभी देखते हैं, पहले आप मेरी वाली स्लाइड्स को ओपन करें और इसमें मैंने बड़ा प्यारा सा एक कंसेप्ट लिखा है एंड दैट रिलेट्स टू वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। आइए सर, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी बड़ी मेहनत की सर, मैं क्या बताऊं आपको कि आपसे प्यार है इसलिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी की अंडर IFRS। बेटा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IAS 2 एप्लीकेबल है इन्वेंट्री में।
इन्वेंट्री इज रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट एट द लोअर ऑफ कॉस्ट। बेटे जो कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया एज पर FIFO, जो कॉस्ट कैलकुलेट किया आपने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, द कॉस्ट कैलकुलेट की वेटेड एवरेज और नेट रिलायजेबल वैल्यू। ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया। नेट रिलायजेबल वैल्यू क्या होता है बेटे? नेट रिलायजेबल वैल्यू इज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल। नेट रिलायजेबल वैल्यू इज, ये देखिए यहां पे अलग से लिख दिया है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट एंड कंप्लीशन कॉस्ट। बेटे दो एलिमेंट्स हैं, एक तो कंप्लीशन, इसका मतलब अगर वो वर्क इन प्रोग्रेस है तो वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी उसको हम कंप्लीशन कॉस्ट बोलते हैं। सेकंड इज सेलिंग कॉस्ट। इसका मतलब व्हेन यू विल सेल इट यू हैव टू पे, यू विल पे सम कमीशन, तो बेटा वो कमीशन की कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट, कंप्लीशन कॉस्ट, दैट इज नेम्ड एज सेलिंग कॉस्ट। तो इन दोनों को लेस कर देंगे। एज पर IAS 2 वी विल सी द लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, नेट रिलायजेबल वैल्यू, नेट रिलायजेबल वैल्यू और कॉस्ट। जो भी कॉस्ट आपने FIFO से उससे निकाली है। बेटे ये बात सब मैंने बता दी है, इसलिए मैं आगे चल रहा हूं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट टू लास्ट में, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द इन्वेंट्री कॉस्ट, और उसके लिए इन रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। बेटे ये सभी कुछ आपको डिस्टिंग्विश करके दिखाना है एज पर IAS 2। मैं भी डिस्क्लोजर में आ रहा हूं, बट बिफोर कमिंग टू डिस्क्लोजर एक दो क्वेश्चंस करते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चंस जो है ना जी कैप्लॉन के ही हैं, कैप्लॉन के ही है। मैंने कैप्लॉन का मटेरियल भी आपके लिए ओपन किया हुआ है, तो इन्वेंटरी के क्वेश्चंस कैप्लॉन के ही हैं। तो डायरेक्टली या तो स्टडी मटेरियल कैप्लॉन ओपन कर दीजिए और यू कैन डायरेक्टली ओपन माय स्लाइड्स। ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक 4 है जो आपको पहले निकालना है बेटा। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा बेटे। लो जी, मैंने फॉन्ट भी बड़ा कर दिया। यहां से देखना है तो यहां से देख लीजिए, अगर मेरी स्लाइड से देखना है तो मेरी स्लाइड से देख सकते हैं, आपकी मर्जी है जहां से भी देखना चाहे। मैंने बस अपनी स्लाइड में नाम चेंज कर दिया, जैसे वहां पे नाम कुछ था, अंग्रेजी नाम था फिरंगी, मैंने लिख दिया सेलिना जेटली बिजनेस सेल्स 3 प्रोडक्ट्स। बेटे सेलिना जेटली एक बिजनेस चलाती है और उसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं, X, Y, Z, और उसकी इंफॉर्मेशन ये है, एक प्रोडक्ट X की, प्रोडक्ट Y की, प्रोडक्ट Z की। कॉस्ट बेटे 7 है और फेयर वैल्यू 10 है। फेयर वैल्यू लेस फर्दर कॉस्ट टू सेल, उन्होंने ऑलरेडी NRV दे दिया। इसका मतलब दिस इज नेट रिलायजेबल वैल्यू 7 और 10। बेटे मैंने कहा ना विच एवर इज लेस, हम हमेशा कंजर्वेटिव रहते हैं एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। वी विल ऑलवेज वैल्यू माई इन्वेंट्री एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। नाउ 7 इज कॉस्ट, 10 इज NRV, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, हो सकता है बेटे, इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। तो आपने 7 में वैल्यू करना है, तो मैं यहां पर 7 लिखूंगा बेटे, और यूनिट्स कितने हैं 100, तो 7 into 100। ठीक है जी, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, उसके बाद आपको यहां बता रहा हूं ये 10 है और ये 8 है बेटे। वाई को देखिए आप, कंपोनेंट वाई को देखिए, कॉस्ट प्राइस इज 10 एज पर FIFO और यूनिट प्राइस और वेटेड एवरेज कुछ भी, बट NRV आज 8 रह गई है। तो बेटे आप बताइए 10 या 8 में कौन सी लोअर वैल्यू होगी? 8, और बेटा 200 यूनिट्स हैं। ठीक है जी, अब मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट की तरफ। इसमें देखिए Z में 15 और 15, 19 और 15। बेटे 19 is the cost price, 15 is the market price. So I will take 19 and 15. I will compare and I will take 15 into 300. आराम से देख लीजिए, और आपका आंसर पता है कितना आना चाहिए? बेटे मैंने यहां पर आंसर भी लिखा है छुपाकर, आंसर B है। इसका मतलब आपका आंसर होना चाहिए 6800। आइए बेटे टोटल करके देख लेते हैं। 7 into 100 is equal to 8 into 200 is equal to 15 into 300 is equal to, बेटे जरा सबको टोटल कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। ये देखिए 6800 आंसर आ रहा है। दिस इज 6800 और ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। इजी है बेटे, मुश्किल नहीं है। लॉजिक मैंने बताया दैट व्हाई देयर इज अ नीड टू गेट
to calculate the value because we are following prudence concept. We cannot show the values at more than that. तो आपको चेक करना है कि फ्यूचर में नेट रिलायबल वैल्यू कितनी हो सकती है. अगर ज़्यादा है तो कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, अगर कम है तो कम पे वैल्यू करेंगे. इसी का तो नाम है समझदारी, प्रूडेंस कंसेप्ट. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. अब ये आपका ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग 6 है. ये देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग 6 है. स्टॉर्म एंड एंटिटी हैड 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स. The product has been purchased at a past this and normally sells for this. Recently, product X started to deteriorate but can still be sold at 24 provided the some rectification work is undertaken at 3. What was the value of the closing stock as on this? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन. मैं रुका हूँ, आप आराम से पढ़िए. मैं तब तक आराम से देख रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ रहे हैं. आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर यूनिट का कि कॉस्ट प्राइस कितना है. बेटे कॉस्ट प्राइस देखें तो आपने $18 का परचेज किया होगा. आपने $18 का परचेज किया है और अब आप चेक करें तो $24 फेयर वैल्यू है और $3 कॉस्ट टू सेल है, $21. बेटे दोनों में से जो कम होगा उसी को लेते हैं, 18 को लेंगे. इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कम है, वी विल वैल्यू एट कॉस्ट ओनली. नेट रिलायबल वैल्यू इज मोर एज पर IAS 2, वी विल वैल्यू एट द लोअर ऑफ द टू एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट. तो बेटे यूनिट्स कितने हैं? 500. ये आपके पास आंसर भी आ गया 9000 का. यही आंसर है. मुश्किल है कहाँ? मुश्किल आपके मन का वहम है और कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटे. मलिका नेक्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग में आ जाइए. 7 है, आई थिंक 7 है. आराम से बेटे 7 में आ जाइए, मैं आपके लिए निकाल देता हूं. एन एंटिटी हैड 1500 यूनिट्स. द प्रोडक्ट हैड बीन परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ दिस एंड नॉर्मली सेल्स एट दिस. डिटोरेट दिस दिस दिस. बेटे बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऊपर वाला किया आपने. आप क्या करें जी, कॉस्ट निकाल लें और उसके बाद उसको उससे उससे कंपेयर करके देख लें. कोई टेंशन नहीं है, वैसे मैं कर ही रहा हूं. आइए देखते हैं. बेटे 1500 यूनिट पड़े हैं, इसका मतलब हमने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. 30 रुपीज में परचेज किया था, 40 रुपए में ये है. आज 38 रुपये मिलेंगे तो हम 38 ले रहे हैं और 10 रुपये अभी और लग जाएंगे. तो बेटे आप बताइए $28. Now, the point is, as per IAS 2, we will calculate the value of the inventory. We will value at the cost or the net realizable value, whichever is less. In this case, value NRV is less. So, I will calculate at 28. तो बेटे 1500 into 28. चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करिए. आंसर यहां से देख रहा हूं. 1500 into 28. आइए जी 1500 into 28. बिल्कुल ठीक है सर. 42,000 आंसर आ रहा है और ये बिल्कुल ठीक है. कहने का मतलब है आप अगर ईमानदारी से क्वेश्चंस को कर रहे हैं और लॉजिकली बात को समझ रहे हैं तो कुछ मुश्किल है नहीं. वैसे क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू IAS 2, द आइटम्स दैट मे बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन्वेंट्री एट फिनिश्ड गुड्स is clearly specified. Which one of the list items which may be included in the financial position? Foreman wages, carriage inward, carriage outward, raw material, carriage inward, cost of storage of finished goods, plant this, plant and machinery cost, carriage this, carriage outward, raw material, foreman. आराम से कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है बेटे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. देखिए जी पहला केस जो है ना, कैरेज आउटवर्ड किस लिए होती है? जब आप सेल करते हैं, तो ये तो इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है. रॉ मटेरियल ठीक है, कैरेज इनवर्ड ठीक है, स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं ठीक. मैंने आपको बताया था स्टोरेज कॉस्ट इज नॉट इंक्लूसिव एज पर IAS 2, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है. अच्छा प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट ठीक है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक है जी. कैरेज इनवर्ड होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, फोरमैन वेजेस होना चाहिए, बिकॉज फोरमैन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन. तो मुझे तो लगता है सी ऑप्शन ज्यादा ठीक है. आउटवर्ड होना ही नहीं चाहिए, तो डी ऑप्शन वहीं से गलत हो गया. मैं आपसे फिर रिपीट करता हूं, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को इजीली ध्यान से देखा है, नोट डाउन किया है, तो मुश्किल नहीं है. आइए हम थोड़ा सा एक बात और समझ लें.
मैंने आपके लिए एक हैंड रिटन स्लाइड्स और बनाई हुई है, वो आपको लिखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, दैट हाउ वी विल डिस्क्लोज दिस वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन माई बुक्स। बेटे दो स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, एक IAS 1 और एक IAS 2। आई विल यूज टू स्टैंडर्ड्स बिकॉज IAS 1 ये कहता है कि अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो तो दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड, और IAS 2 ये कहता है कि इन्वेंट्री को जब आप डिस्क्लोज कर रहे हो, उसकी कैरिंग वैल्यू बता रहे हो, तो आपको रॉ मटेरियल सेपरेटली लिखना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस सेपरेटली लिखना चाहिए, फिनिश गुड सेपरेटली लिखना चाहिए, गुड्स फॉर स्टोर्स, गुड्स फॉर सेल सेपरेटली। इट मींस ईच एंड एवरी आइटम शुड बी रिटन स्पेसिफिकली सेपरेटली। ठीक है, तो आप लिखें, हेडिंग लिखें, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट IAS 1 टू डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IAS 2 कैरिंग अमाउंट इज ब्रोकन इनटू रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, और उसके साथ साथ NRV भी डिस्क्लोज करनी चाहिए। अब आपको समझ आ गया NRV क्या होती है, तो आप प्लीज जल्दी से IAS 1, IAS 2 to disclose accounting policies adopted in preparing financial statements. Carrying amount is broken into as per IAS 2. होप आपको समझ आ गया है। बस बेटे एक छोटा सा लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8, जो भी लेक्चर है। आज हमने कौन सा लिया है, कौन सा बेटा आज का 7 है, तो लेक्चर 8 है, छोटा सा ही है, उसको भी अटेंड करें और जिंदगी के मजे लें बेटे। आप F3 यू कैन क्लियर अगर आप ये 8 लेक्चर इन्वेंट्री के समझ लिए और आप कंपेयर कीजिए विद एनी यूट्यूब लेक्चर, यू नो आई कैन यू नो हैव ओपन चैलेंज कि आपको मेरे लेक्चर से ज्यादा लॉजिकली कंसेप्ट समझ आएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।